हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे ऐलान मोदी से जुड़ी खबर। यूएई में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे पीएम मोदी जी। 60,000 लोगों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। जी हां, साथ ही साथ बताएंगे आखिर ये EEZ होता क्या है, जिसमें भारतीय नौसेना के घुसने का आरोप लगा रहा है मालदीव और वहां के राष्ट्रपति मुइज्जू। दोस्तों, फिर एक बार भारत को आंख दिखाने की कोशिश में लग गया है मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू। आज दोबारा पूछा सवाल कि हमारे जहाजों पर क्यों चढ़ गए आप। बताएंगे दोस्तों क्या है मुइज्जू का नया प्लान। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर समुद्री लुटेरों का काल INS संधायक 11,000 किलोमीटर रेंज बोफोर्स से है ये लैस। चीन पाकिस्तान में मचा देगा तहलका। जी हां, साथ ही साथ बताएंगे सर्वोच्च पद पर पहुंचे मोदी ने अडवाणी को गुरु दक्षिणा दे विरोधियों की बोलती कर दी बंद, जिसके बाद जमाते इस्लामी के मुस्लिम नेता भड़क उठे। दोस्तों, बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को इनाम दे रही है सरकार, जैसा लगा दिया आरोप। साथ ही साथ अखिलेश यादव भी बरसे। बताएंगे दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको। बने रहेगा वीडियो अंत तक। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का आप जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां यूनाइटेड अरब अमीरात में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे पीएम मोदी जी। 60,000 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। बता दें बड़ी खबर, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में भारतीय समुदाय द्वारा ऐलान मोदी यानी हेलो मोदी नाम का भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 13 फरवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय विश्व दृष्टिकोण को मूर्त रूप देते हुए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एकता और दोस्ती का जश्न मनाना है। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम 13 फरवरी की शाम को अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में होने वाला है। इसमें शामिल होने के लिए 60,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस दौरान भारतीय प्रवासियों द्वारा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा। आयोजन समिति कार्यक्रम को लेकर अबू धाबी के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही है। भारत और यूएई के बीच गहरे मैत्रीपूर्ण संबंध है। प्रवासी भारतीय समुदाय दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। यूएई में प्रधानमंत्री मोदी के लिए गहन समर्थन है। इसे व्यक्त करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय द्वारा ऐलान मोदी नाम का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस आयोजन में भारतीय स्कूलों और छात्र समूहों की भागीदारी है। दोस्तों, इस आयोजन के मुख्य आकर्षण क्या है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, पीएम मोदी द्वारा अब उद्घाटन किया जाएगा इस पेप्स मंदिर का। इसके लिए आप लोग पीएम मोदी जी को यूएई जाने के लिए हैप्पी जर्नी मोदी जी जरूर कहिएगा। साथ ही साथ जय श्री राम कह दीजिएगा कमेंट में। अगली खबर बता दें, हमारे जहाजों पर क्यों चढ़ गए बताए भारत। जी हां, भारत को आंख दिखा रहा मालदीव। चीन के दम पर क्या अकड़ रहा है मुइज्जू, बता दें। फिर एक बार बड़ी खबर आज निकलकर सामने आई है। मालदीव और भारत के बीच जारी तनाव और ज्यादा बढ़ने की अब आशंका है। मालदीव ने आरोप लगाया है कि भारतीय तटरक्षक पिछले दिनों मालदीव के 3 मछली पकड़ने वाले जहाजों पर चढ़ गया। अब मालदीव सरकार ने भारत सरकार से इस बारे में और व्यापक जानकारी मांगी है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल रिपोर्ट मांगी है कि आखिर भारतीय कोस्ट गार्ड्स मालदीव के जहाजों पर क्यों चढ़े। पिछले साल हुए मालदीव में चुनाव के बाद से ही भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आ गई है। मालदीव भारतीय सेना को वहां से वापस जाने के लिए अल्टीमेटम भी दे चुका है। भारत से रिश्ते बिगड़ने के बीच मालदीव चीन के करीब जा रहा है और यहाँ तक कि पिछले दिनों मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन का दौरा करते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की थी। उसके बाद से ही मालदीव के तेवर बदल गए हैं और भारत को आंखें दिखाने तक की हिमाकत कर रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हालांकि मालदीव के इन आरोपों पर भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर EEZ क्या होता है, जिसमें भारतीय नौसेना के घुसने का आरोप लगा रहा है मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू। भारत ने मालदीव के आरोपों को लेकर अब तक सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा। मालदीव के मीडिया मिहारू न्यूज ने दावा किया है कि मुइज्जू सरकार ने भारत से लिखित में पूछा है कि भारतीय तटरक्षक बल ने मालदीव के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ में मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर छापा क्यों मारा। दरअसल दोस्तों, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी यानी अनक्लोज के अनुसार किसी देश का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र या EEZ प्रादेशिक समुद्र से परे और उसके निकट का एक ऐसा क्षेत्र होता है। आर्थिक अनन्य क्षेत्र जमीनी सीमा से अलग एक समुद्री क्षेत्र होता है। इस इलाके में विशेष कानून लागू होते हैं। कानून लागू करने का अधिकार तटवर्ती देश को प्राप्त होता है। ये सीमा आमतौर पर 3 से 12 समुद्री मील से 200 समुद्री मील तक फैली होती है। इसे ही दोस्तों EEZ कहते हैं, यानी कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। अगली खबर बता दें, खालिस्तानी जनमत संग्रह में मच गया बवाल। सैन फ्रांसिस्को में सुरक्षा कर्मियों को भीड़ को कंट्रोल करने में छूट रहा पसीना। बता दें, सैन फ्रांसिस्को में कथित खालिस्तानी जनमत संग्रह को लेकर एक नाटकीय वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में हिंसक झड़प दिखाई दे रही है। आपस में कई लोग एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं और सुरक्षा कर्मी स्थितियों को नियंत्रित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में भीड़ में खालिस्तानी झंडा लहराते हुए दिख रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है। वीडियो को अपलोड करने
वाले सोशल मीडिया यूजर सिद्धांत सिब्बल ने कहा कि सैन फ्रांसिस्को में तथा कथित खालिस्तान जन्म संग्रह के दौरान हिंसक झड़प में प्रतिद्वंदी गिरोह शामिल थे, जिसमें मेजर सिंह निज्जर के समूह को पन्नू के किनारे कर दिया था और एसएफजे साबी गिरोह को बढ़ावा दे रहा था। द सैन फ्रांसिस्को स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार 28 जनवरी को हजारों खालिस्तानी समर्थक अपने नए देश के लिए मतदान करने के लिए कारों, बसों और ट्रेनों में अपने झंडे लहराते हुए शहर में पहुंचे। वोट में पूछा गया कि क्या भारत में मुख्य रूप से सिख राज पंजाब को अलग होकर खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहिए। हालांकि खालिस्तान जन्म संग्रह कोई मायने नहीं रखता कि इससे संबंधित लोग अगर वोट करते हैं तो एक अलग देश का निर्माण हो जाएगा, लेकिन कैलिफोर्निया के 2.5 लाख सिखों में से अधिकांश का मानना है कि उनकी वोटिंग से सिखों को स्वतंत्र राष्ट्र मिल सकेगा। दरअसल खालिस्तान के लिए पूरे विश्व भर में रेफरेंडम कराया जा रहा है। सैन फ्रांसिस्को के बाद लंदन, जिनेवा, रोम, टोरंटो और वैंकूवर में मतदान होगा। बहरहाल दोस्तों, ये आपस में ही लड़ते झगड़ते दिखाई दिए और आपस में ही एक दूसरे में लात घुसे बजाए हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे एक चीज तो क्लियर है कि इनके मंसूबे कितने भी बढ़ जाए दोस्तों, ये कामयाब कभी नहीं हो पाएंगे। बहरहाल अगली खबर आपको बता दें, समुद्री लुटेरों का काल INS संधायक 11,000 किलोमीटर इसकी रेंज, बोफोर्स से है ये लैस। बता दें, हाल के दिनों में भारत ने समुद्री लुटेरों के खिलाफ कई ऑपरेशंस को कामयाबी के साथ अंजाम दिया है। आप सभी इसके साक्षी हैं दोस्तों, हमने आपको सारी खबरें बताई हैं। अब भारत की मुहिम को और मजबूती मिलने वाली है। शनिवार को भारत ने समुद्री लुटेरों के काल को नेवी में शामिल कर लिया। इस समुद्री पोत का नाम है INS संधायक। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने खुली चेतावनी दी है कि समुद्री लुटेरों और तस्करी में शामिल लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। INS संधायक 4 SVL वेसल्स में से पहला है। इसके फीचर्स ऐसे हैं कि दुश्मन का कलेजा कांप जाए। INS संधायक की रेंज 11,000 किलोमीटर है और ये बोफोर्स से लैस है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इंडियन नेवी को आप लोग ऑल द बेस्ट अवश्य कहिएगा। अगली खबर बता दें, ईरान पर सीधा हमला करने से आखिर क्यों बच रहा है अमेरिका? कहीं इस बात का डर तो नहीं? दरअसल इराक और सीरिया में ईरानी ठिकानों पर अमेरिका ने बमबारी शुरू कर दी। ईरान से जुड़े 85 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है और 125 मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिका का कहना है कि अभी आगे और भी ऐसे हमले होते रहेंगे। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका ने सीधे ईरान पर हमला क्यों नहीं किया, जबकि परमाणु युद्ध का डर भी नहीं था, क्योंकि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं है। ये हमला तब किया गया है जब जॉर्डन में अमेरिका के आउटपोस्ट पर हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी और 40 से अधिक घायल हो गए थे। अपने सैनिकों की हत्या का सीधा आरोप अमेरिका ने ईरान पर लगाया था। बावजूद इसके उसने ईरान पर सीधी कार्रवाई नहीं की। इसकी एक वजह तो यह भी है कि ईरान से हमला किसी और बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है। अमेरिका की तुलना में ईरान की ताकत कुछ भी नहीं है, फिर भी ये युद्ध अगर एक बार शुरू हो गया तो अफगानिस्तान की तरह लंबा चल सकता है। अमेरिका अभी किसी बड़े युद्ध में नहीं उतरना चाहता। पिछले युद्धों से भी उसने सबक सीखा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका को क्लियर पता है कि वो ईरान को बिल्कुल भी कम नहीं आंकने वाला, क्योंकि एक बार अगर ये युद्ध शुरू हुआ तो ईरान भी अमेरिका को छोड़ने वाला नहीं है और तीसरा विश्व युद्ध होकर ही दम लेगा। अगली खबर बता दें, असम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल कटारिया और CM शर्मा ने की उनकी आगवानी। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी असम के दौरे पर हैं। इसी क्रम में वे शनिवार को गुवाहाटी हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और CM हिमंत बिश्व शर्मा ने PM मोदी की आगवानी की। गुवाहाटी में PM मोदी खानापाड़ा स्थित वेटरनरी कॉलेज फील्ड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए 1 लाख मिट्टी के दीपक जलाए। यहाँ रविवार को वो लगभग 11,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं शुरू करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री शाम करीब 6:30 बजे ओडिशा से गुवाहाटी स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। यहाँ राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा, राज्य के मंत्रियों व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मोदी का स्वागत किया। अगली खबर बता दें, मिजोरम में NIA ने हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया, मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी बोले तो NIA ने हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों की सीमा पार तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। एक अधिकारी द्वारा शनिवार को दी गई जानकारी के मुताबिक एजेंसी ने इस केस में मिजोरम में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। NIA सूत्रों ने बताया कि आरोपी की पहचान बांग्लादेश की सीमा से लगे मिजोरम के ममित इलाके के रहने वाले लालन गेहोमा के रूप में हुई है। माना यह जा रहा है कि अवैध हथियारों और विस्फोटकों का इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में हिंसक आतंकवादी कृत्यों और आपराधिक गतिविधियों में किया गया है। अगली खबर बता दें, अब संयुक्त राष्ट्र भी नहीं रहा सुरक्षित, सशस्त्र समूहों ने शांति रक्षकों के हेलीकॉप्टर पर किया घातक हमला। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, अब सशस्त्र समूहों से संयुक्त राष्ट्र की सेना भी सुरक्षित नहीं रह गई है। इससे दुनिया के तमाम देशों में दहशत का माहौल बढ़ता जा रहा है। ताजा घटना में पूर्वी कांगो में एक सशस्त्र समूह के सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र के एक हेलीकॉप्टर पर शुक्रवार को गोलीबारी की, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के 2 शांति रक्षक घायल हो गए। इससे सशस्त्र समूहों के व्यापक होते दायरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। समुद्र में भी मालवाहक जहाजों का ऐसे ग्रुप लगातार निशाना बना रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसे समूह अत्याधुनिक हथियारों और ड्रोन से भी लैस हैं। अगली खबर बता दें, रशिया ने कहा कि यूक्रेन ने अपने ही लोगों
को मारा है। सैन्य विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव को देने से कर दिया इनकार। जी हाँ, रशिया ने कुछ दिनों पहले हुए सैन्य विमान दुर्घटना मामले में यूक्रेन पर बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि जेलेंस्की की सेना ने अपने ही लोगों पर हमला करके उसको मार गिराया। बता दें कि रशिया में जो विमान दुर्घटना ग्रस्त हुआ था उसमें यूक्रेनी सैनिक सवार थे जो रशिया की कैद में थे। उन कैदियों को एक स्थान से दूसरी जगह लेकर जाया जा रहा था। इसी दौरान विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। अब रशिया ने उन कैदियों के शव सौंपने के यूक्रेन के अनुरोधों को खारिज कर दिया जो रशिया के दावे के अनुसार रूसी सैन्य परिवहन विमान पर यूक्रेनी बलों के हमले में मारे गए थे। अगली खबर बता दें, इमरान खान और बुशरा बीबी को मिली 7 साल जेल की सजा। पाकिस्तानी कोर्ट ने शादी को ठहराया गैर इस्लामिक। जी हाँ, पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार यानी 3 फरवरी को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों को गैर इस्लामिक निकाह के मामले में 7 साल की कैद की सजा सुनाई। इमरान खान की पत्नी के पहले पति खाबर मनेका ने इसको लेकर मामला दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2 विवाहों के बीच अनिवार्य विराम या इद्दत का पालन करने की इस्लामी प्रथा का उल्लंघन किया है। इमरान खान की पूर्व पत्नी मानेका ने भी उन पर उन शादी से पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने का आरोप लगाया था। अगली खबर बता दें, लक्षद्वीप में बुनियादी ढांचे की चुनौतियों पर बोले सांसद मोहम्मद फैजल, कहा अभी सफर लंबा है। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण के दौरान लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों में बुनियादी ढांचे और बंदरगाह कनेक्टिविटी परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि घरेलू पर्यटन को संबोधित करते हुए करने के लिए लक्षद्वीप सहित अपने द्वीप पर पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इस बीच लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहम्मद फैजल ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश की चुनौतियों को लेकर चर्चा की। फैजल ने कहा कि यहाँ के बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। लक्षद्वीप से जुड़ने के 2 रास्ते हैं, यहाँ पानी के जहाजों और हवाई मार्ग से पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में एगेट द्वीप पर केवल 1 उड़ान आ रही है, हमें उड़ानों की तादाद बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत सीमित संख्या में कमरे हैं। लक्षद्वीप प्रशासन के रिजॉर्ट जर्जर हालत में है। प्रशासन अलग तरह के रवैये के साथ आगे बढ़ रहा है। वहाँ एक निर्जन भूमि है जिस पर प्रशासन का कोई दावा नहीं था। अब मौजूदा प्रशासक दावा कर रहे हैं कि जमीन सरकार की है, उस पर लोगों का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में इन सभी मुद्दों को बातचीत से सुलझाना होगा। अगली खबर बता दें, राजनयिक तनाव के बीच कनाडा ने लगाया भारत पर एक और गंभीर आरोप, कहा भारत हमारे चुनाव में दखल दे रहा है। जी हाँ, भारत से जारी राजनयिक तनाव के बीच कनाडा ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। हाल ही में सार्वजनिक की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कनाडा की शीर्ष विदेशी खुफिया एजेंसी ने भारत पर देश के चुनाव में संभावित दखल अंदाजी का आरोप लगाया है। ये पहली बार है जब भारत पर कनाडा में ऐसी किसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुफिया रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक कनाडाई पैनल ने वहां के संघीय चुनाव में भारत की भूमिका की जांच करेगा। हाल ही में पैनल की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि साल 2019 और 2021 में कनाडा में हुए संघीय चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप की जांच कर रहे आयोग ने सरकार से भारत से जुड़ी जानकारी प्रदान करने के लिए कहा है। कनाडा की शीर्ष विदेशी खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि भारत ने देश के चुनाव में संभावित रूप से हस्तक्षेप किया है। अगली खबर बता दें, पाकिस्तान में 8 फरवरी के बाद हो सकता है भारी बवाल, अमेरिका ने चेताया चुनावी हिंसा की आशंका। जी अमेरिका ने पाकिस्तान में बवाल होने को लेकर चेतावनी जारी की है। दरअसल पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। पाकिस्तान में चुनावी हिंसा का इतिहास रहा है, इस बार भी हिंसा की पूरी आशंका है। इसे देखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान की यात्रा करने वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए एक यात्रा परामर्श जारी किया है। इसने 8 फरवरी के आम चुनावों से ठीक पहले उनसे सावधानी बरतने को कहा था। चुनाव से जुड़ी संभावित हिंसा की भी चेतावनी दी। नेक्स्ट खबर की ओर चले, जहां पर पाकिस्तान के एक सर्वेक्षण में बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में लोगों को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा सेना पर भरोसा है। जी हां, पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले एक सर्वेक्षण में पाकिस्तानी सेना को 74% अनुमोदन रेटिंग के साथ सबसे भरोसेमंद संस्था बताया गया है। वहीं निर्वाचन आयोग को 8 संस्थानों में सबसे कम भरोसेमंद बताया गया है। ये बात शुक्रवार को एक मीडिया रिपोर्ट में कही गई। नेक्स्ट खबर बता दें, नोबेल पुरस्कार विजेता ने क्यों और किसे दी नसीहत, कहा भारत से सीखो कितना बढ़िया सिस्टम है भारत का। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार विजेता मोल्टन मेल्डन ने भारत और मोदी सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ की है। इनोवेशन प्रोजेक्ट को सुविधाजनक बनाने और फंडिंग करने में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी BIRAC द्वारा निभाई गई भूमिका को रेखांकित करते हुए भारत के रिसर्च फंडिंग इकोसिस्टम यानी अनुसंधान वित्त पोषण पारिस्थितिकी तंत्र की सराहना की है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में 2022 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मिल्डेल ने कहा कि पश्चिमी देश को भारत से सीखना चाहिए क्योंकि पश्चिम में रिसर्च यानी अनुसंधान के लिए फंडिंग एजेंसियां स्वतंत्र हैं और बहुत अच्छी तरह से समन्वित नहीं है। अगली खबर बता दें, UCC में मुस्लिम धार्मिक स्वतंत्रता से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, विधेयक पेश होने से पहले विरोध की बहुत बड़ी चेतावनी। जी हाँ, समान नागरिक संहिता को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा है कि 5 सदस्यीय समिति द्वारा राज्य सरकार को सौंपे गए और मंगलवार
मंगलवार को राज्य विधानसभा में पेश किए जाने वाले समान नागरिक संहिता के मसौदे से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट के अनुसार हरिद्वार जिले के लक्सर निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी विधायक शहजाद ने कहा कि मैंने मसौदा नहीं देखा है, लेकिन अगर इनमें ऐसे प्रस्ताव शामिल है जो हमारे व्यक्तिगत और धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे। जी हाँ, संविधान हमें स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। दूसरे, यूसीसी देश से जुड़ा मुद्दा है, इसे किसी राज्य विशेष में लागू करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यह लोकसभा चुनाव से पहले जनता को धोखा देने और वास्तविक मुद्दों से उनका ध्यान भटकाने की भाजपा सरकार की एक चाल है। उदाहरण के लिए भाजपा द्वारा कानून लाने के बावजूद 3 तलाक जारी है। बहरहाल दोस्तों, यूसीसी कानून से वाकई में मुस्लिम समुदाय भड़कता नजर आया है। इस पर आपकी जो भी राय, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या यह लागू होना चाहिए पूरे भारत में या नहीं, बताना मत भूलिएगा। अगली खबर बता दें, पन्नू कांड के चलते भारत को ड्रोन नहीं दे रहा था, अमेरिका सांसद ने डाला अड़ंगा, अब कैसे मान गया अमेरिका। बताते भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ा ड्रोन खरीद समझौता हो चुका है, लेकिन इस खरीद को मंजूरी देने में अमेरिका ने काफी वक्त लगाया। इसकी वजह खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को बताया जा रहा है। अमेरिका ने बृहस्पतिवार को लगभग 4 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत पर भारत को 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इससे समुद्री मार्गों में मानव रहित निगरानी और टोही गश्त के जरिए वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए भारत की क्षमता को बढ़ाएगी। जी हाँ, अगली खबर बताते, सर्वोच्च पद पर पहुंचे मोदी ने आडवाणी को गुरु दक्षिणा दे, विरोधियों की बोलती ही कर दी बंद। जी हाँ, शनिवार का दिन भाजपा का फायर ब्रांड नेता रहे और देश के पूर्व डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी के लिए किसी खास दिन से कम नहीं था। उनके नेतृत्व में राजनीति का क्या गहरा सीखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें उनके जीवन की सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा दे दी। शिष्य यानी पीएम मोदी ने अपने गुरु आडवाणी को भारत रत्न से नवाजे जाने की जैसी खबर बताई, वैसे ही विपक्ष और तमाम आलोचकों के मुंह पर जैसे ही ताला लग गया हो। पीएम मोदी ने एक बार ही में ये मास्टर स्ट्रोक खेल सभी विरोधियों को चित कर दिया। आलोचकों या विरोधियों की एक आम राय बन चुकी थी कि जिस आडवाणी ने 2002 में गुजरात दंगों के बाद मोदी की सीएम की कुर्सी बचाई, उन्हें ही पीएम ने साइड लाइन कर रखा है। 22 जनवरी को राम मंदिर प्रतिष्ठा के दिन भी एल.के. आडवाणी की अनुपस्थिति ने सवाल खड़े कर दिए। राम मंदिर आंदोलन का पुरोधा माने जाने वाले आडवाणी के न होने से सवाल उठे, पर उनका न आना खराब स्वास्थ्य था। आडवाणी को भारत रत्न उन आलोचकों को जवाब भी है जो कहते थे कि मोदी ने अपने राजनीतिक गुरु को किनारे लगा दिया है। दोस्तों, पीएम मोदी ने ट्विटर पर कहा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात भी की और उन्हें यह सम्मान दिए जाने पर बधाई दी। मोदी जी ने आगे कहा, हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनका संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरा रहा है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने वाला है। ऐसे में उनको आप लोग एडवांस में कांग्रेचुलेशन लाल कृष्ण आडवाणी जी, इस भारी मात्रा में कमेंट में कहिएगा। साथ ही साथ जय श्री राम कहना मत भूलिएगा। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि भारत रत्न मिलने वाला है उनको, और ऐसे में कुछ मुस्लिम समुदाय भड़के हुए हैं। बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को इनाम दे रही है सरकार। आडवाणी को भारत रत्न देने पर भड़की जमात इस्लामी। बताते हैं, जमात इस्लामी हिंद ने बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर निंदा व्यक्त की है। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों को इनाम दे रही है। जमात ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार नफरत के बूते अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। जमात के राष्ट्रीय सचिव मलिक मोहतसीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार नफरत की राजनीति कर रही है। सरकार ऐसे लोगों को इनाम देगी जो अमन और शांति नहीं चाहते हैं। मौजूदा सरकार ऐसे लोगों को अवार्ड देने की उम्मीद है कि वो बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों को इनाम दे रही है। हुकूमत के जो अपने मकसद है उसके हिसाब से इनाम दे रही है। ये देश के लोगों को सोचना चाहिए कि क्या ये हुकूमत कानून के अनुसार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार से सवाल पूछने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो तो नफरत ही बुनियाद पर अपना कारोबार चलाना चाहती है। हम देश की जनता से कहेंगे कि देश में जो माहौल बन रहा है उसे बदलना चाहिए। आवाम की ताकत से हुकूमत को बदलना चाहिए। अब वैसे में दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि आडवाणी जी ने जो कार्य किए हैं वाकई में उनको भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए? और जिस प्रकार से जमात इस्लामी के मुस्लिम नेता भड़क रहे, ऐसे में इस पर आपकी क्या राय होगी, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर बता दें, आडवाणी को भारत रत्न देने के फैसले के बाद मोदी सरकार पर अखिलेश यादव भी बरसे। कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट बैंक को बिखेरने से बचाने के लिए ये सम्मान दिया है। उन्होंने कहा ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। ये सम्मान तो है खैर, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष को दिया ऑल आउट फार्मूला। मोदी सरकार पर फिर तमतमाई ममता बनर्जी। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा के खिलाफ हमेशा से मुखर रहने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सियासी हमला तेज कर दिया है। केंद्र के खिलाफ 2 दिन के धरने पर बैठी ममता बनर्जी ने विपक्ष से कहा कि सारे दल एकजुट हो जाएं तो भाजपा ऑल आउट हो जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र में काबिज पार्टी को बेदखल करने के लिए सभी बीजेपी विरोधी पार्टियों को ऑल आउट खेलना होगा।
उन्होंने कहा कि बीजेपी में कुछ भी करने की क्षमता नहीं है, उनका एक ही क्षमता है एजेंसी पर ही पूरी सरकार चल रही है। हेमंत सोरेन का जिक्र कर ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने आदिवासी नेता को गिरफ्तार करवाया, अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी षड्यंत्र चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ सभी रीजनल नेशनल विरोधी दलों को ऑल आउट खेलना होगा। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को शहर में BR अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने 48 घंटे का धरना शुरू किया और केंद्र से अलग अलग सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए बकाया राशि जारी करने की मांग की है। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, RSS और बीजेपी देश में नफरत फैला रही है। झारखंड में केंद्र सरकार पर यह कहते हुए बरसे राहुल गांधी, यानी कि दोस्तों लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। चारों तरफ से विपक्ष लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर हमलावर होती नजर आ रही है। PM मोदी जी को और RSS को खास करके टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने PM मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर रही है, लेकिन किसानों के छोटे ऋण को माफ करने में कतरा रही है। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा के क्रम में झारखंड दौरे से के दूसरे दिन दुमका जिले के सरैया हाट में शनिवार को आयोजित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए ये बात कही। दोस्तों, विपक्षियों के इस बौखलाहट पर आप क्या कहेंगे बताइएगा जरूर। साथ में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है जरूर कहिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, ASI ने जन्मभूमि मामले पर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर दाखिल RTI का दिया जवाब। कहा औरंगजेब ने मथुरा में तोड़ा था श्री कृष्ण मंदिर। जी हाँ, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इसमें बताया गया कि मुगल शासक औरंगजेब ने मथुरा में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। इसका खुलासा RTI में मांगी गई जानकारी के आधार पर हुआ है। RTI में आगरा के पुरातत्व विभाग ने बताया कि औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर बनवाई गई मस्जिद के स्थान पर ही शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण हुआ है। अब ऐसे में दोस्तों, ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।